पूछेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक और ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्टोरल मैदान में, इंतखाबी मैदान में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी ने बहुत सवालात उठा दिए हैं। एक तो ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज़बरदस्त इंतखाबी कामयाबियां दिखा रही है, अवाम वाकई वोट देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ है, तो फिर क्या वजह है, फिर क्या रुकावट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस नहीं आ जाती? आखिर वो क्यों अपने जनरल इलेक्शन के मुतालबे पर ही डटी हुई है? क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीटों को रिटेन कर रही है, बावजूद इसके कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुकी है, लेकिन कमोबेश वही सीटें अगर वो जीत भी रही है और कुछ सीटें ज्यादा भी जीत रही है, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि इमरान खान अपनी पूरी जमात के साथ, अरकान पार्लियामान के साथ पार्लियामान में वापस आएं और वहां पर हुकूमत को टफ टाइम दे? एक तो ये सवाल है। दूसरा कि अब जो कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इतवार के रोज, उसमें 8 सीटें थी, 8 की 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन 8 में से 6 जीती हैं। 2 पर पीपल्स पार्टी ने बहुत टफ टाइम दिया और पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त मुकाबला करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौमी असेंबली की 2 सीटें छीन ली। लेकिन बहरहाल 6 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी एक अच्छी, मुस्बत, बहुत अच्छी कामयाबी करार दी जा सकती है। लेकिन अब ये सीटें, इन 6 की 6 सीटों पर जो जीता हुआ था वो इमरान खान साहब ही लड़ रहे थे। अब जाहिर है वो खुद तो रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक MNA की सीट है जिस पर वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो क्या अब ये एक बार फिर से नया एक सर्कस होगा, नया एक प्रोसेस होगा कि यहां से फिर इस्तीफे दिए जाएंगे, फिर ज़िमनी इलेक्शन में जाया जाएगा? तो फिर ये क्या वक्त का, कौम के वक्त का, कौम के पैसे का ये ज़या नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है? तीसरा सवाल कि मुसलसल ये दूसरा ज़िमनी इलेक्शन है पिछले 7 महीनों के अंदर अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के दौरान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी, बड़ी जबरदस्त कामयाबी दिखा रही है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया मकबूल हो रहा है और बड़ा जबरदस्त बयानिया है? ये भी एक सवाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, 2 सीटें कौमी असेंबली की उसने हासिल की है, लेकिन नून लीग की कारकर्दगी इंतहाई बुरी, इंतहाई खराब है। ना सिर्फ पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जो कि मई में हुआ, उसमें बुरी तरह शिकस्त खाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब में ही नून लीग ने, जो कि नून लीग का रिवायती गढ़ है। और अब एक बार फिर पंजाब में ही नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकस्त खाई है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस ना आना, क्या हुकूमत गलत वक्त पे ले लेना, इंतखाबात में ना जाना, महंगाई, महंगी बिजली, महंगी गैस, जो फूड इन्फ्लेशन है, हुकूमत की तरफ से अवाम को रोजमर्रा अशिया में रिलीफ ना दिया जाना, क्या यह सब शिकस्त की वजूहात है? और क्या अब भी नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे? और मरियम नवाज चूंकि लंदन में मौजूद हैं, तो वहां पर मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी में क्या कोई तब्दीली नजर आएगी? हमने मई के ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा था कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा जारहाना एक रद्द अमल अपनाया था और कहा था कि जी ये अब इसके बाद इस किस्म की इंतखाबी शिकस्त, इंतखाबी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन 7 महीनों के अंदर अंदर दूसरी दफा नून लीग को मैदान की धूल जो है वो चाटनी पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों। तो इसका मतलब क्या है? क्या अब PDM की हुकूमत को इलेक्शन में नहीं चले जाना चाहिए? ये सब वो बुनियादी सवालात हैं जिनका आज जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन PDM की हुकूमत ने अब से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी की है और वो कहते हैं कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकते हैं। आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का कोई लाइसेंस नहीं मिल गया। और बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की गई है इमरान खान के खिलाफ, खासतौर पर आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर, हसास इदारों की क़यादत को निशाना बनाने के मामलात को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एक बार फिर इल्जामात लगाना। ये सब वो बातें हैं जो कि PDM के मुश्तरका एलामिया में आज कही गई हैं, यानी कि हुकूमत की
किसी भी सूरत इमरान खान के दबाव में नहीं आ रही, बावजूद इसके कि पीटीआई मुसलसल इंतखाबी कामयाबियां समेटे चली जा रही है। तो ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो इश्यूज हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मौजूद हैं, कराची से मुस्ताफी MNA हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से MNA हैं, अली गौहर बलोच साहब मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं आजिज धामरा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, एक तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस वंस अगेन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी की मुबारकबाद आप लोग जरूर समेटिए, लेकिन इस कामयाबी का फायदा क्या है जब आप लोग पार्लियामान में नहीं आ रहे, और क्या इस कामयाबी के बाद अब लॉन्ग मार्च की कॉल आप लोग कब देंगे, कुछ पता नहीं। खान साहब ने आज कह दिया कि अक्टूबर के दौरान ही लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन पीडीएम की हुकूमत आपके दबाव में नहीं आ रही, जितने मर्जी इलेक्शन आप जीत लें, जितने मर्जी लॉन्ग मार्चेस आप अनाउंस कर दें। आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया रीदा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। डामरा साहब को और बलोच को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि पार्लिमानी सियासत के अंदर सबसे अहम चीज होती है कि जमहूरियत के अंदर के जी वो इलेक्शन हो और आवाम की राय को जाना जाए। अब होता यह है कि जब हमें निकाला गया, अगर हमें आवाम ने उसको एक्सेप्ट किया होता कि जी इनको सही निकाला गया है, क्योंकि ये नालायक थे, ये इन्होंने माशी सूरत-ए-हाल खराब कर दी थी मुल्क की, और ये मतलब नहीं संभाल पा रहे थे, तो लिहाजा सारे पाकिस्तान का पूरी जो अपोजिशन है उसने मिलकर ये फैसला किया कि इनको निकालकर हम ये संभालते हैं और हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हमारे निकालने के बयानिए को हमने ये कहा कि जी हमें निकालने की वजूहात कुछ और हैं, और उस वजह से हमें निकाला गया है। हमारे बयानिए को लोगों ने कबूल किया, इनके बयानिए को लेकिन लोगों ने रिजेक्ट किया। आफ्ताब साहब, आप लोगों ने बयानिया अपनी परफॉर्मेंस का भी नहीं बनाया ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस वाकई इतनी अच्छी होती तो आप लोग परफॉर्मेंस का बयानिया लेके आते ना। आप लोग तो अमरीकी साजिश का, लेकिन चले जवाब मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, देखें, हमारा बयानिया परफॉर्मेंस का ये था, माशी सूरत-ए-हाल का ये था कि हमने डॉलर किस रेट पे छोड़ा, पेट्रोल किस रेट पे छोड़ा। तो ये उस वक्त लास्ट मोमेंट्स पर भी ये कह रहे थे, आप लोग इंटरव्यू करते थे, ये कह रहे थे कि डॉलर इस रेट पे होगा, पेट्रोल की कीमत ये होगी, 5 रुपए रात को जो बढ़ाता है वो चोर होता है और फलाना होता है, डिमका होता है, ये कीमत बढ़ाई जा रही। लेकिन जब इनको सारी सूरत हाल का पता था, उसके बावजूद ये कह रहे थे कि हमें दें, हम बेहतर करेंगे। लेकिन उसके बरक्स हुआ, और अवाम ने कहा कि यार हम तो इस महंगाई को रो रहे थे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी, जिसमें डॉलर इस रेट पे था, पेट्रोल इस रेट पे था, चीनी इस रेट पे थी, आटा इस रेट पे था। ये इन्होंने तो आने के बाद हमारे ऊपर बम पर बम गिरा दिए, एटम बम गिरा दिए, जो अब वो भी महफूज नहीं है, समझे ना। तो इसलिए वो अवाम एटम बम महफूज नहीं है, को भी मान ये आप जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, आप जो बाइडेन की जुबान बोल रहे हैं। मैं जो बाइडेन की जुबान तो नहीं बोल रहा, मैं तो उसकी, क्योंकि उसी की जुबान पर तो हम चलते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जी अमेरिका हमारे साथ है, फलाना हमारे साथ है, और ये जब बातें ये करते थे कि जी, तो हमने भी यही बयान बनाया था ना कि अमेरिका हमें निकाल रहा है, और इन्होंने कहा नहीं, अमेरिका का हमारे साथ क्या लेना देना, अमेरिका तो हमारा भाई है, अमेरिका तो हमारा दोस्त है, उसका क्या इससे ताल्लुक है। ये तो अवाम निकाल रही है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। ये तो अपोजिशन और ये 13 जमातें मिलकर निकाल रही हैं पीटीआई को कि लेकिन आफ्ताब साहब, बावजूद इसके कि आप लोगों ने पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जीता, बहुत अच्छा जीता, कल का ज़िमनी इलेक्शन जीता, बहुत अच्छा जीता, लेकिन पीडीएम की हुकूमत आपके दबाव में नहीं आ रही, इलेक्शन नहीं करवा रही वो। अच्छा, देखिए, वो इसलिए नहीं करवा रही कि आपको ये मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसने कहा कि मैं 6-7 महीने तक तैयार नहीं हूं इलेक्शन कराने के लिए, मेरे इंतजाम 6-7 महीने हो गए, वो अक्टूबर नवंबर आ गया, वो हो गए। अब वो इलेक्शन भी करवा रहे हैं, और अब जब वो इलेक्शन करवा रहे हैं तो वो उनको चाहिए किस्तों पे इलेक्शन करवाने के बजाय एक ही दफा कौम के पास चले जाते हैं, ये अपना बयानिया लेके चले जाएं, ये सब कुछ लेके चले जाएं। आ नहीं रही ना, बावजूद हमारे अच्छा, देखिए, दबाव की बात नहीं है, ये दबाव ही तो है कि आवाम जो है, जो कहती है, घर से निकलती है, वो कहती है कि हमने इनको रिजेक्ट किया। इससे बड़ा दबाव क्या होगा? आवाम ही सिलेक्ट करती है ना, आवाम ही रिजेक्ट करती है, आवाम ने इनको सिलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हुकूमत लिख रही है, बार बार लिख रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि सैलाब आ गया, हालात सही नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बावजूद वो कह रही है कि नहीं, हमने इलेक्शन वक्त पे करवाना है। लेकिन आपने कल मोहसिन राजा साहब का वो पढ़ा होगा, और ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया था कि
ये सवाए नवाज शरीफ के इसको अब कोई और नहीं संभाल सकता। नवाज शरीफ ही को आवाम नवाज शरीफ को चाहती है। नवाज शरीफ आएगा तो हमारी बचत होगी, वरना हमारी कोई बचत नहीं है। अच्छा, तो अब ये नवाज शरीफ को यहीं लिया पे जाए कि आफ्ताब साहब, यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगी, यही पॉइंट लेके अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाऊंगी। अली गौहर साहब, आपकी अपनी पार्टी, आप भी उसी एक पार्टी के ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए बड़े सरगर्म रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? अपनी पार्टी का हाल देख लें। पंजाब में आपको उठा उठा के धोबी पटका मार रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके अपने गढ़ में से। सो आपका बयानिया तो कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं हो रहा वोटर के लिए, अवाम के लिए। पंजाब में आप लोग करेंगे क्या? नवाज शरीफ कब वापस आएंगे आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीता, सबसे पहले तो मैं इस बात को मतलब है कि खास तौर पर काबिल जिक्र है कि जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब मतलब जब ये हुकूमत में थे और इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देते थे और ये भी कहते थे कि जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन इनकी ज़बान बोलता है। आज इनको कम अज कम कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं मिला जिसको ये जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां देते थे। ये बात तो आज ये भी तस्लीम कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान के इलेक्शन शफाफ हुए और इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो मुदाखलत नहीं हुई। चलें अली गौहर साहब, ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं, ये क्रेडिट आप ले रहे हैं कि आपकी हुकूमत के अंडर शफाफ इलेक्शन हो गए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेन्युइन मैंडेट है ना, अब सिलेक्टेड मैंडेट तो नहीं है ना, तो अब आप लोग जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। आगे मेरी देखिए, आपने आफ्ताब भाई को भी काफी टाइम दिया, लेकिन चले मैं भी मुख्तसर वक्त में गुजारिश करूंगा। गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी हद तक नून लीग के लिए मतलब है कि ये लम्हा फिक्रिया जरूर है कि कुछ सीटों के ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं ये मुस्लिम लीग नून के शान नहीं है। मुस्लिम लीग नून की ये मतलब है कि इस किस्म की मिसालें नहीं मिलती। नून लीग ने हमेशा बुरे से बुरे हालात में, जब पार्टी में मतलब है कि पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे, लीडरशिप को कैद किया जा रहा था, जब आपने देखा कि जब हम कैदों बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, मैं खुद ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुआ था जो कि जिस वक्त पीटीआई की सूबे और कौमी असम्बली की हुकूमतें बन चुकी थी और पहला ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 2-3 महीने बाद ही जब जनरल इलेक्शन के। असल बात यह है, लेकिन इस चीज के सर्कमस्टांसेस कुछ और भी है। पहली बात तो ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और मुकाबले में जो भी टिकट्स थे वो मोस्टली हमारे पार्टी के या दीगर हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज हैं उनके कारकुनान कॉन्टेस्ट कर रहे थे। आपने देखा कि पंजाब में जो डॉक्टर शिद्रा का इलेक्शन हुआ है वो बड़ी क्लोज फाइट हुई है। अगर उनके मुकाबले में वही ब्रिगेडियर एजाज साहब होते तो शायद आज शिद्रा 20-30 हजार से इलेक्शन जीत जाती। दूसरा आबिद शेर अली का हल्का है जिस पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। आबिद शेर अली 3-4 साल से आउट ऑफ कंट्री थे, अपने हल्के में राब्ते में नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि मतलब है अली गौहर साहब, माजरत के साथ आप एक सियासतदान हैं, आप एक ग्रास रूट लेवल की सियासत करते हैं, आप सियासत लड़के, इंतखाब लड़के, ये सिर्फ ये महज एक एक्सक्यूजेज हैं, ये सिर्फ एक उज़र हैं शिकस्त के बाद। ये उज़र आप लोग ना दीजिए। जिस तरह मरियम नवाज ने पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, देखिए आप लोग कहते हैं कि जी वोट हमारा नवाज शरीफ का है, कि नवाज शरीफ खंबे को भी खड़ा कर दे तो वोट उसको पड़ते हैं, तो आपका तो वोट नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का क्यों नहीं पड़ा वोट? इमरान खान के मुकाबले पर नवाज शरीफ का वोट था ना, तो वोट क्यों नहीं पड़ा? मैं आपकी इसी बात की तरफ आ रहा था आगे। आपने जल्दी सवाल उसमें एंटर कर दिया है। देखिए बात ये है कि आपने बड़ी ठीक, जिस वक्त हमने इक़्तिदार लिया है तो हमने एक बात क्लियर की थी कि हमने मुल्क को बचाया है और हम उसकी कीमत, सियासी कीमत हमें अदा करनी पड़ रही है और हम उसकी सियासी कीमत अदा करेंगे। वो यही सियासी कीमत थी कि हमने अनपॉपुलर फैसले हमें करना पड़े। लेकिन अवाम आपसे खुश नहीं है ना, आप कह रहे हैं हम रियासत बचा रहे हैं, अवाम भी आपसे खुश नहीं है। बिजली के बिल देख लें आप लोग, मुसलसल बिजली की कीमतें महंगी किए चले जा रहे हैं, लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है, सर्दियों में लोड शेडिंग। जब साबका हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे कर्जे और सबसे ज्यादा कर्जे लिए, 7 महीने हो गए अली गौहर साहब, 7 महीने हो गए, बस कर दें, 7 महीने, मोर देन हाफ अ ईयर। मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। अच्छा जी, आई हैव टू गो टू सेंटर धामरा साहब। वो एक अलग बात है, तो बाकी सवाल तो आपने करने, आप तो जवाब तो देने देना मुझे जी।
اچھا گزارش یہ ہے کہ وہ یہی فیصلے ہیں، ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ عمران نیازی صاحب نے ایگریمنٹ ہی اس قسم کے کیے تھے اور ان کے وزیر خزانہ نے کہ ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہم ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہمیں کسی نے کوئی زبردستی حکومت میں لا کے بٹھایا ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے اور یہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے مطابق آئے، لہذا ہمیں جو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ کہوں، آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر اگرچہ پیپلز پارٹی نے جیتی، عمران احمد نیازی صاحب خود ہارے ہیں، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے۔ ملتان کے اندر ہم نے ہمارا نون لیگ کا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے حق میں بیٹھا جس نے کہ پچھلی دفعہ 50,000 ووٹ لیے تھے، اور وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ علی گور صاحب، جو پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے اس میں تو آپ لوگ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل نہ ہونا، وہ پیپلز پارٹی کو آپ انجوائے کر رہے تھے، وہ ان کی آپ لوگ پنجاب کا جواب دیں۔ اچھا، آئی ہیو ٹو گو ٹو سینٹ راجد دھامرا صاحب۔ علی گور صاحب واپس آؤں گی نا آپ کی طرف، یہ ڈیبیٹ کنٹینیو ہوگی، میرے پاس بہت ٹائم ہو گیا۔ علی گور صاحب بہت ٹائم آپ کو مل گیا۔ میری ایک بات آپ کو سننا پڑے گی، میں گزارش کروں گا۔ دیکھیں، جو عمران، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران احمد نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک میں انقلاب آ چکا ہے، اگر ملک میں انقلاب آ چکا ہوتا تو عمران نیازی صاحب کے مقابلے میں ایک مولانا صاحب اتنے زیادہ ووٹ نہ لیتے۔ اگر ملک میں انقلاب آ چکا ہوتا تو عمران نیازی صاحب کراچی والی ٹھیک ہے۔ علی گور صاحب، آئی ہیو ٹو گو ٹو سینٹ راجد دھامرا صاحب ناؤ، مجھے اجازت دیجیے گا۔ ٹھیک ہے علی گور صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سینٹ راجد دھامرا بڑی خاموشی سے بڑی دیر سے آپ دونوں کو سن رہے ہیں۔ کمنگ ٹو یو سینٹ راجد دھامرا صاحب، پیپلز پارٹی نے کم از کم 2 سیٹیں جیت کے ملتان سے، کراچی سے، پی ڈی ایم کی، جو میں آپ سے پہلے بھی پروگرام سے پہلے بات کر دی کہ پنجابی میں جو ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے نہ صرف پی ڈی ایم کی بلکہ نون لیگ کی بھی پگ کم از کم بچا لی ہے، اور پی ڈی ایم کی جو قومی اسمبلی میں اکثریت تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 2-3 سیٹوں پہ کھڑی ہے، وہاں پہ آپ نے 2 سیٹوں کا مزید اضافہ کر دیا، تھوڑا سا آپ نے سہارا دے دیا۔ لیکن اب عمران خان صاحب مزید جارحانہ ہو کے آپ کی وفاقی حکومت پہ اٹیک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکتوبر میں ہی لانگ مارچ کروں گا۔ خان صاحب تو انسٹاپیبل نظر آتے ہیں۔ سینٹ راجد دھامرا صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں غریدہ، پہلی بات تو میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ ابھی آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو پہلے کہتا تھا کہ جی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، جنرل الیکشن کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار نہیں ہیں، اور ابھی اگر حکومت کہہ رہی تھی کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو ٹھیک اپنی جگہ، مگر جو سیلاب آئے ہوئے تھے اس وجہ سے بھی الیکشن کو کینسل کریں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں جی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ تو یہی تو ہمارا موقف ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اور ضمنی انتخاب غریدہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی رکن اسمبلی کے استعفا کی صورت میں ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو ضمنی انتخاب 5 سال سے پہلے جنرل الیکشن سے کسی بھی وقت ممکن ہو سکتے ہیں، اور ان کی ڈیو ٹائمنگ ایک ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ وقت پہ ہوں گے، ضمنی انتخاب وقت پہ ہوں گے، جنرل الیکشن بھی وقت پہ ہوں گے۔ اگر یہاں پہ یہ دلیل ہم دیتے ہیں وقت پہ انتخابات کی، تو یہی دلیل جنرل الیکشن کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے فوکس کیا تھا 3 سیٹوں کو پیپلز پارٹی نے، ایک تو لیاری والی سیٹ تھی ہماری کراچی سے، اور ایک ملیر، اور دوسری ملتان میں۔ تو لیاری کے حوالے سے تو ان کے ایک ایم این اے ہیں، وہ چلے گئے کورٹ میں، انہوں نے ریزگنیشن سے وتھڈرا کر دیا کہ جی میری کوئی ریزگنیشن نہیں ہے، اس لیے میں ایوان میں جا کے اپنا رول پلے کروں گا، میں ایم این اے ہوں۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام اراکین واپس آئیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اسی پنجاب سے جہاں پر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مینڈیٹ مل گیا عمران خان کو، وہاں سے ایم پی اے بھی جیتے ہیں، 3 ایم پی اے کی الیکشن ہوئی ہے، وہ ووٹر جو پنجاب کا ہے انہوں نے ایم پی اے کا ووٹ دیا، تو وہ اسمبلی میں جا کے ان کی نمائندگی کریں گے پنجاب اسمبلی میں۔ اسی ووٹر کو محروم کیا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں، اسی کے برابر ایک دوسرا ہاؤس ہے سینٹ آف پاکستان، وہاں پر پی ٹی آئی موجود ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ صرف نیشنل اسمبلی میں عوام کے مینڈیٹ کی ترجمانی یا نمائندگی نہیں کریں گے، پنجاب اسمبلی میں کریں گے، باقی صوبوں میں کریں گے، سینٹ میں کریں گے۔ تو یہی ایک سوال ہے، انہوں نے الیکشن عمران خان نے جیتی ہے۔ دیکھیں پاپولرٹی جو ہے وہ جسٹ چند دنوں کے اور مہینوں کے لیے تو چل سکتی ہے، نظریاتی اصول جو ہے وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتے۔ لیکن یہ چند دن نہیں ہے نا، یہ چند دن نہیں ہے، ایک کنٹینیوس پاپولرٹی کا ایک گراف ہے عمران خان صاحب کا جو مسلسل اوپر جاتا جا رہا ہے۔ چند دن کی بات کر رہا ہوں میں، اگین چند دن کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر میں لانگ مارچ کرنا ہے، اور ان کو کسی بھی صورت میں نومبر میں الیکشن سے پہلے اسمبلیاں ڈسالو کروا رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نومبر گزرنے کے بعد بھی
इसी शद्दमद से, इसी शिद्दत से पीटीआई इंतखाबात अर्ली की हामी होगी या नहीं होगी, या नवंबर से पहले पहले असेंबलियों को खत्म करने की वो हामी है। बात समझ में आ रही है, आपको भी आ रही है, जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे बाशऊर लोग, उनको भी समझ में आ रही है। मैंने ये कहा कि हमने आज भी नवंबर की तैनाती के बारे में खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी इसमें शामिल ना हो, हम शामिल इनको नहीं होने के लिए देंगे। धामरा साहब, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। देखें, मैं तो कह रहा हूं आपके इस प्रोग्राम में अनाउंस कर दें, बड़े जिम्मेदार हैं आफ्ताब जहांगीर साहब पीटीआई के, अभी अनाउंस कर दें कि जी हम 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 8 दिन के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। इंतजार किसका है? एक तरफ आप कहते हो कि इस हुकूमत को सपोर्ट की है एम्पायर ने, न्यूट्रल एम्पायर ने, और ये खुफिया मुलाकातें जो ऐवान सदर में हो रही हैं वो किनके साथ हो रही हैं? वो पीपुल्स पार्टी के साथ हो रही हैं, PMLN के साथ हो रही हैं, क्योंकि वहां पर तो हम नहीं जाते, प्रेसिडेंट के अंडर जो मुलाकातें हो रही हैं वहां पर तो हम नहीं जा सकते। तो ये प्रेसिडेंट साहब के कहने पे आप किन से मुलाकातें कर रहे हैं? जलसों में आप उनको गिला कर रहे हैं और वहां खुफिया तौर पर आप उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। वो तो खान साहब ने आज एडमिट भी कर लिया, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। इस पॉइंट पे धामरा साहब एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आके आपका जवाब मुकम्मल लूंगी अली गौहर बलोच साहब से और आफ्ताब जहांगीर साहब से कुछ मजीद सवाल करने। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेंटर धामरा साहब, आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। जी गरीदा, तो पहली बात मैं ये कह रहा था कि पीपुल्स पार्टी ने फोकस किए थी 3 हल्के किए थे, एक पे इलेक्शन में हुई, दूसरे पे हुई है, वो भी 10,000 प्लस वोटों से हमने कराची वाली जो सीट है वो जीती है, और 1 लाख से ज्यादा वोट जो है वो मुल्तान वाली सीट पे है। मैं थैंकफुल हूँ, पार्टियों ने हमारी हिमायत जरूर की है, मगर वहां पर भी शिकस्त इमरान खान की हुई है, क्योंकि नायब कप्तान और कप्तान दोनों अहम पोजीशन है। वोट अगर कहते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, 2 सवालात यहाँ पे धामरा साहब ने आपके लिए रखे हैं, और बात तो उनके सवाल उनका वैलिड है कि आप लोग पंजाब असेंबली में भी जा रहे हैं, वोटर की नुमाइंदगी लेके उनके नुमाइंदे सेनेट में भी जा रहे हैं, तो बीच में कौमी असेंबली से आप लोग महरूम क्यों कर रहे हैं अपने वोटर को? जो उनका नुमाइंदगी का जो उनका हक है, वहां से कौमी असेंबली से आप क्यों महरूम कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, बड़ा वो मजेदार सवाल कर रहे हैं कि जी क्या नवंबर के बाद भी आप इसी तरह जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात का मुतालबा करते रहेंगे? जी देखिए, बात यह है गरीदा कि पंजाब, क्योंकि पंजाब असेंबली पे हमारी हुकूमत है, हम पंजाब में हैं, और कोई भी आदमी अपने जो जगह स्ट्रांग होल्ड होता है वो नहीं छोड़ता। इसी तरह KPK के अंदर हमारी हुकूमत है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने रिजाइन हुए इलेक्शन करवाने तो एक ही टाइम पे, यानी कि आपको अपने वोटर से वोट चाहिए सिर्फ हुकूमत करने के लिए, राइट? आप अपने वोटर के वोट को होता है, अच्छा होता है ये उसकी जो नुमाइंदगी का हक है उससे महरूम रख रहे हैं ना। अगर हुकूमत में नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे। नुमाइंदगी से महरूम नहीं रख रहे, बल्कि इलेक्शन में लोग जाते ही इसीलिए हैं कि उनको लोग वोट दें और वो हुकूमत करें, और जो भी उनका लेकिन अब ये बड़ी अजीब गरीब सी बात है ना कि 6 सीटों से खान साहब जीते हैं, 7वीं सीट पहले ही उनके पास है जहां पे वो रिजाइन कर चुके हैं, तो ये 6 सीटों पे अब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। अच्छा सुन तो लेना कि बात ये है कि ये आवाम को भी पता है, ये आवाम जो है बाशऊर आवाम है। आप लोगों ने इसको बहुत शऊर दे दिया है, मीडिया ने भी और सोशल मीडिया ने भी। आवाम तो बाशऊर है, लेकिन क्या आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को? इन 6 सीटों पे दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। हम बेवकूफ नहीं बना रहे। हम जब आवाम के पास गए, मैं खुद उसका कैंपेन का हिस्सा हूँ कराची के अंदर, मैं जब 239 के अंदर लोगों के पास जाता था, मैं साफ लफ्जों में हम कहते थे कि जी ये रेफरेंडम है कि जी आपको जनरल इलेक्शन करवाना है, आवाम को आवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत को आने देना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि जी आवाम की मर्जी की कोई अहमियत नहीं है, इन 6 सीटों का होगा क्या? अब यहाँ पे दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो? देख ये तो अब इनको सोचना है ना कि अभी तो 6 तो चलो ये अभी हुआ है ना, है उसके बाद ये कि 1 महीने के अंदर, जैसे आज मैं देख रहा था कि ये 1 महीने के अंदर अगर ओथ नहीं लिया तो ये वैसे खत्म हो जाएगी, जबकि 4-4 साल किसी ने ओथ नहीं लिया, वो खत्म नहीं हुई, समझे ना? तो इसी तरह जो है मैं ये कह रहा हूं कि जी आप 10 फिर इलेक्शन करवाएंगे, आप क्या करेंगे आप मुझे बताएं? 10 इलेक्शन फिर करवाएंगे और फिर उसके बाद आवाम जाएगी, और अगर आवाम को फिर पता होगा। अच्छा बात सुन लेना धामरा साहब, उस वक्त आवाम को पता होगा कि ये जो 10 इलेक्शन, आप सुन तो ले मेरी बात, 10 इलेक्शन जब दोबारा होंगे, अनाउंस करेगी इलेक्शन कमीशन, और 10 की अप्रूवल लेकर कि जी स्पीकर ने इनके रिजिग्नेशन मंजूर कर लिए हैं, आप यहाँ से लिहाजा आप इलेक्शन पे चले जाए। जब 10 के बाद फिर ये रिजल्ट आएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर 10 करेंगे,
اور بھائی خدا کو مانو، عوام کو کا پیسہ، عوام کی انرجی، عوام کا سارا کچھ ٹائم کو ویسٹ کرنے کے بجائے آپ جو 2-4 مہینے بعد الیکشن کروانا ہے وہ 2-3 مہینے پہلے الیکشن کروا دو، ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی بڑی سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ تو ہوتا یہی ہے. تو ایسا دھامرا نہیں- صاحب سوال کر رہے ہیں کہ نومبر کے بعد بھی آپ لوگ اسی بالکل، شدت کے ساتھ الیکشن کا بالکل. مطالبہ رکھیں گے؟ ان کے ذہن میں یہ ہے جو وہ کھل کے نہیں بولنا چاہ رہے کہ جی شہباز شریف کے کہنے کے اوپر، نواز شریف کے کہنے کے اوپر، زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر آرمی چیف لگ جائے گا تو پھر بھی کیا آپ یہی کریں گے؟ ہمارا تو موقف وہی ہے کہ جی ہم نے الیکشن میں کرانا ہے، جنرل الیکشن کروا لیں، ہم سے ساری سیٹیں جیت لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، فیئر الیکشن کروا لیں، عوام اس کو منظور کرے. آپ حکومت بنائیں، حکومت بنائیں. یہ 13 جماعتیں، پورا پاکستان، مطلب پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، عمران خان اینٹی عمران خان. تو اس میں جو بھی ہے آپ اپنے مینیفیسٹو پر آئیں، الیکشن لڑیں، حکومت کریں، عوام کو ریلیف دیں. تو یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں غریدہ؟ یہ پوچھیے گا. ایوان صدر میں جو شرما کے اور گونگٹ کے اندر آپ جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ کس سے؟ آپ تو بالکل سچ گو ہیں، جلسوں میں بول رہے نا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ڈامرا صاحب جیسے آپ کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جیسے آپ کے، کیا آپ ان کی باتیں مانتے جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بات کیا ہے آفتاب بھائی؟ مائی باپ ہم ویسے شرمانے کرتے جائیں بات کیا ہے؟ گے. سچ گو ہے بڑے. ہوتے ہیں مذاکرات بھی ہوتے ہیں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. نام ہے، یہ پوزیشن ہے، یہ ایجنڈا ہے. آپ عوام کو بتا دیں، ریفرنڈم میں بتا دیں، جلسوں میں بتائیں. دھامرا صاحب، عوام کو پتا ہے، ہم جلسوں میں بھی بتاتے ہیں، کارنر میٹنگز میں بھی بتاتے ہیں، عوام ہمیں بتاتی ہے. بلکہ مزے کی بات ہے اب تو عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ عوام ہمیں بتاتی ہے کہ آفتاب بھائی اب آپ کا یہ موقف ہونا چاہیے. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی گوہر بلوچ صاحب، مسلم لیگ نون کے اندر پریشانی تو بہت ہوگی نا؟ صرف 7 مہینوں کے اندر اندر آپ کا ووٹ بینک ایروڈ ہوا ہے، آپ کا پنجاب میں جو اسٹرانگ ہولڈ تھا وہاں پہ گرفت آپ کی کمزور ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت سوچ کیا پائی جا رہی ہے کل رات سے لے کے آج تک ان 24 گھنٹوں کے اندر؟ علی گوہر بلوچ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک بالکل کسی حد تک ڈسٹرب ہوا ہے، لیکن وہ اس کا تو میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں کہ جو اس کی وجوہات ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے. لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں وہ بات قطعی طور پر غلط ہے. جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہ اور سینیریو میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہر سیٹ کے اوپر ہر پارٹی کا لیڈر کانٹیسٹ نہیں کر رہا ہوتا. دوسرا، ہر حلقے کے اپنے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہے. لہذا ہم جنرل الیکشن کے لیے تو بالکل فکر مند نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ضرور ہے، اور وہ محنت ہم نے اپنی حکومت میں کرنی ہے کہ جس میں ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈار صاحب آئے، ان کے آنے سے ڈالر وغیرہ بھی کچھ کنٹرول ہوا ہے. مزید بھی اچھی خبریں ہم آنے والے وقت میں عوام کو ملیں گی، وہ ہمارے لیے اتنا نہیں ہے. اور یقینی طور پر جنرل الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب ہی پارٹی کی جو ہے وہ کمپین کو قیادت کریں گے، اس کو لیڈ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں. اور جس طرح سے عمران احمد نیازی صاحب کے غبارے میں ہوا 8 دن کے اندر بھری گئی، اور آج بھی نظام کے کسی حد تک لاڈلے یہی ہیں. اور وہ پھر اگر میں کون سے نظام کے لاڈلے ہیں؟ نہیں کون سے جب آپ نظام کہتے ہیں تو نظام سے مراد آپ کی کیا؟ ریاست کے لاڈلے ہیں؟ میری نظام سے مراد یہ ہے اگر نون لیگ کے 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں کہ بھائی انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور جب عمران احمد نیازی صاحب آئے تو ان کو اس پہ ریلیف دے دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ خان صاحب آپ پہلے بھی 3-4 دفعہ توہین عدالت کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود تو انہی عدالتوں سے آپ کو بھی ریلیف مل رہا ہے؟ انہی عدالتوں سے حمزہ شہباز شریف بری ہو رہے ہیں، مریم نواز بری ہو رہی ہیں، پاسپورٹ واپس مل رہا ہے، ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں، جائیدادیں وہ سب معاف کیے جا رہے ہیں. میری بات مسعود جباسی سارے بیچارے معاف ہوتے جا رہے ہیں، اللہ میاں کے پاس پہنچتے جا رہے ہیں. کہ میں بولتا ہوں تو ٹی وی اینکر بھی درمیان میں بول پڑتا ہے، اور ساتھ مطلب ہے کہ میرے بھائی جو ہے یہ بڑی زیادتی ہے. ویسے الیکشن بھی آپ لوگ ہار رہے ہیں اور آپ کو پروگرام میں بھی بولنے نہیں دیا جاتا، یہ بڑی زیادتی ہے. سر آپ بولیں. مطلب ہے دیکھیں بات یہ کہ بالکل الیکشن، مجھے یہ بتائیں، یہ وہی پنجاب ہے جہاں 14 میں سے 13 سیٹیں بھی ہم جیت رہے تھے، ضمنی الیکشن میں جیت رہے تھے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ، میں بھی ضمنی الیکشن جیت کر آیا تھا. وہ بات نہیں ہے جو ہوا غبارے میں 7 دنوں کے اندر بھری گئی ہے. اس کے غریدہ صاحبہ اس ہوا کے نکلتے ہوئے بھی 7 دن ہی لگیں گے. وہ آپ چھوڑیں، وہ کس نے بھری ہے یہ تو بتا دیں. ہم بھی دھکے کھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں ان تمام، وہ تو بتائیں نا کس نے بھری ہے.
आफ्ताब और जहांगीर भाई, बलोच भाई आपसे तो पूछ रहा हूँ कि वो 7 दिनों के अंदर गुब्बारे में हवा मैं किसने बता रहा हूँ भरी ना, है? आप सुने तो सही ना, मैं बता रहा हूँ खुल के ना, आप बताएं, सुने खुल तो के सही खुल ना। के आप अभी हंस मैं कर खुल के आए ही हैं, बता रहा हूँ माशाल्लाह, ना, खुल के बताएं। ये हवा उन्हीं लोगों ने भरी है जो जिन्होंने 2013 के बाद आपसे धरने करवाए थे। ये हवा उन्हीं अच्छा, लोगों ने भरी मतलब है आप जो बोले ना, आपको मशवरे बोले दिया आर्मी ने करते थे करवाई है, करवाई, कि बोले आप जिन्होंने establishment ने करवाई, बोले ना, 2018 में आरटीएस सिस्टम, नाम ले ना। मेरी आप बात सुनना पसंद करेंगे, आप बात सुनना भाई पसंद नाम तो करेंगे, लो ना। समझिएगा। मैं नाम लेना भाई, आप एंकर तो ना बने, मेरी बात तो सुने ना। बात ये है कि आप ये वही लोगों ने हवा भरी है जिन्होंने आरटीएस सिस्टम के जरिए आपको कामयाब करवाया था। ये उन्हीं लोगों ने आप में हवा भरी है जिन्होंने हमारी पार्टी के लोगों को तोड़कर पीटीआई की सीटें दिलवाई थी। ये उन्हीं लोगों ने हवा भरी है जिन्होंने डस्का के मकाम के ऊपर आपको इलेक्शन चोरी करवाया था। तो मकसद ये कि आप इतने इसमें हवा में ना घूमे, इसके बावजूद आपके साथ आज इमरान अहमद न्याजी साहब खुद इलेक्शन लड़े और क्लोज फाइट हुई है सीटों के ऊपर, 3-4 के ऊपर, और अगर वो सीटें हम लोग जीत जाते हैं जिन पर क्लोज फाइट हुई है, तो फिर क्या तुम्हारा पार्टी का इनकलाब आ जाता है जिस तरह इमरान अहमद न्याजी साहब कह रहे हैं। दूसरी मैं आपको बात ये बताऊं, उन्हीं लोगों ने हवा भरी है जिनकी प्रेसिडेंसी में आप मुलाकातें कर रहे हैं। एक तरफ बयानियां देते हैं कि जनाब अमेरिका मुर्दाबाद का और साइबर के बारे में, दूसरी तरफ उनके लिए रेड कारपेट दिखाते हैं। वो छोड़ दे आपके ये बड़ी बात कर रहे हैं आप अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया है कि हवा उन्होंने भरी है जो ऐवान सदर में मुलाकात करते हैं। इसका मतलब क्या है? अली गौहर साहब से जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी कि हवा उन्होंने भरी है जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब ऐवान सदर में। अब ऐवान सदर में किससे मुलाकात हुई है ये सबको मालूम है, ये तो एक ओपन सीक्रेट है। इसका मतलब है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट से गिला शिकवा है या आप अभी भी समझ रहे हैं कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं और आपको उनसे शिकायत हो रही है? अब ये बड़ा आपने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। मैं आपको नहीं, गरीदा साहब मुझे पता है आप भी अपने प्रोग्राम में खुल के बात करती है, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको उससे भी ज्यादा वजाहत के साथ बातें करना चाहता हूँ। जी बोलिए। गुजारिश ये है कि एक तरफ वो टाइम याद करें जब 2018 या 2016 से सोचना शुरू करें। मतलब है कि लीडरशिप के खिलाफ, हमारी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए गए। पैनामा में 200 से ज्यादा लोगों का नाम लिया गया, मियां नवाज शरीफ के अलावा किसी का ट्रायल हुआ। फिर उसके बाद जितनी लीडरशिप थी वो इलेक्शन से पहले जेलों के अंदर बंद की गई। फिर साथ ये भी कहा गया कि इनकी जमानतें भी नहीं होने देनी। फिर जस्टिस सिद्दीकी साहब के आपको बयानात याद है। न्याजी साहब के ऊपर तो ये थानों के पर्चे जो हमारी हुकूमत देती जब वो कोई वायलेशन करते हैं। मुझे ये बताएं कि इनके ऊपर अंगूठियां और क्या क्या चीज साबित हो रही है। इमरान अहमद न्याजी साहब को तो हर जगह से रिलीफ मिल रहा है, इनको तो ये अदालत को गाली दे दे फिर भी इनको। अली गौहर साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। आप लोग 7 महीनों में करप्शन का एक भी केस इमरान खान पे साबित नहीं कर सके। आपने करप्शन का एक भी केस लगाया नहीं है उनके ऊपर। हम केस लेकर आ रहे हैं। मुझे फॉरेन फंडिंग केस क्या है? फॉरेन फंडिंग केस के अंदर आपको पता है चपरासियों के अकाउंट जो कि इमरान न्याजी साहब के साइनों से खुले हैं, उनके अंदर भी पैसे आए। फिर 14 वो अकाउंट खरीदा, वो 14 अकाउंट जो स्टेट बैंक ऑफ टायर पंचर करने वाला कौन था? वो सारे भाई अब खबर तो कमाल है यार। मेरी भाई आप अपनी बारी का तो इंतजार करो। अच्छा अली गौहर साहब क्विकली वाइंड अप कर लीजिएगा। अली गौहर साहब एक सवाल मेरा आफ्ताब जहांगीर से है कि ये खुद भी कराची के रहने वाले, कराची में इनकी पॉपुलैरिटी पंचर क्यों हो गई है? जब उधर चलो अच्छा सुन ले, आप बिल्कुल सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। अब मेरे से आपने सवाल किया, मेरे से जवाब भी तो ले लो। जो है मेरे से सवाल किया, मेरे से जवाब भी तो ले लो। अच्छा अली गौहर साहब का आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं आफ्ताब साहब, क्विकली देना है टू गो टू सेंटर धामरा साहब। अच्छा देखिए जी, कराची के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुए 2, ठीक है ना जी। दोनों में से इमरान खान साहब खड़े हुए। एक इलेक्शन, दोनों इलेक्शन जो थे जिसके नीचे जितने दोनों पीओ थे, एमपी के, वो हमारी पार्टी के नहीं थे, वो इसीलिए इन्होंने ये चुने थे। और ये 1100, 600, 400 वोटों से कैप्टन जमील और चीमा साहब जीते थे। इन्होंने इसलिए कमजोर हल्का चुना।
اور हल्का चुनने के बाद जब वहां पर इलेक्शन में गए, अवाम ने जिस तरह निकले बकौल इसके कि जी आप हम कहते हैं कि जी 237 के अंदर धांधली हुई है, जिसके शवाहिद मौजूद है, जिसके अंदर उनका प्रेजाइडिंग अफसर कह रहा है कि जी मेरे जहां साथ से ये आप जीत जाए वहां धांधली नहीं होती, नहीं, जहां मैं से नहीं कह हार रहा, जाए वहां मैं से नहीं धांधली कह हो। रहा, नहीं खरीदा मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये तो एविडेंस वो मौजूद है ना जो आप लोग दिखा रहे थे टीवी के ऊपर, मैं तो नहीं दिखा रहा था, मैं तो 239 पे था। अच्छा। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमने कहा ठीक है जी अब ये हो गया, इसके तहकीकात कर लें, और जो इलेक्शन हुआ है वो आपके सामने। लेकिन एक अजीब बात है जो ये जिसकी ये बात नहीं कर रहे कि देखें, बात ये है कि सबने रिजाइन दिया, हमने भी दिया, शकूर शाद ने भी रिजाइन दिया, फिर शकूर शाद का रिजाइन एक्सेप्ट करने के बाद स्पीकर के कहने के मुताबिक स्पीकर जो बात रूलिंग दे दे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी वो रूलिंग देता है कि इन 3 हलकों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। शकूर शाद जो है वहां पे पेपर साइन भी करते हैं इमरान खान के, उसके सेकेंडर भी बनते हैं, उसके बाद वो जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट कहता है हाँ यार ये तो बात सही है कि तुमने तो रिजाइन ही नहीं किया, तो वहां पे स्पीकर की रूलिंग किधर चली गई, वहां पे ये सारा सिलसिला कहाँ चला गया। तो इसलिए ये मैं ये समझता हूँ कि वो भी इसलिए एक प्लानिंग के तहत हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि शकूर शाद वाली सीट दोबारा हार जाए, तो ये जो बयानिया है कि जी लियारी हमारा फहरिस्त है वो भी खराब ना हो। ठीक है सेंट आरिफ धामरा साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। आपकी तरफ लाइट भी शायद चली गई है। जो आपका सवाल हो मैं जवाब दूं। अच्छा, सवाल मेरा इस हवाले से होगा कि अब आप लॉन्ग मार्च किस तरह से टैकल करेंगे इमरान खान साहब का, वो बहुत जारहाना हो रहे हैं और साथ साथ वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मेरे चल भी रहे हैं और नहीं भी चल रहे। मुज़ाकरात अगर उनके कामयाब हो जाते हैं, जिससे भी हो रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए, पीडीएम की हुकूमत के लिए परेशानी, और लॉन्ग मार्च से निपटेंगे कैसे अब आप इनके? मैं तो कह रहा हूँ लॉन्ग मार्च होगा ही नहीं। अच्छा जी, आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च इमरान खान नहीं करेंगे? वो जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किस वजह से, मिठाई खाने के लिए हो रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी है प्रोग्राम के आखिर में। नहीं वो कोई बड़ी बात नहीं है खरीदा, दोनों को परेशानी लगी हुई है इस वक्त, दोनों को परेशानी लगी हुई है। एक मिनट धामरा साहब, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? धामरा साहब कौन सी रैंक से मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बता दें, कौन सी रैंक से मुज़ाकरात है ये बता। पता होगा, बलोच भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हो, तो भाई आप बता दो। नहीं आफ्ताब साहब, खान साहब ने आज कहा है कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे। धामरा साहब तो सवाल कर रहे हैं कि कौन सी रैंक से हो रहे हैं। ये तो होना चाहिए, ये तो सियासत के अंदर होना चाहिए। जी धामरा साहब, बातचीत तो होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रैंक कौन सी है ये तो बताए ना, शर्माते क्यों है आफ्ताब भाई? आपको पता है, अभी बलोच से भी पूछा वो भी नहीं बता रहा, आपको पता, आप कहते हो आप भी, आप बता दो ना, अच्छा बता दो, आप बता दो। धामरा साहब आपका सवाल ऐसा है कि मुझे प्रोग्राम इसी पे क्लोज करना पड़ेगा। सारी जिंदगी सेनेटर रहोगे। धामरा साहब आपका सवाल ऐसा है आप हिम्मत करके कि मुझे इसी पे प्रोग्राम क्लोज कर देना पड़ेगा धामरा साहब के सवाल पे। जो वजीर आजम से उतनी ले रहे हैं उनके वजीर साखदार से उत लेने पे मजबूर हो गए। अच्छा चलो ठीक है, ये सदन की कैपेसिटी है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सेंट आरिफ धामरा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, अली गौहर बलोच साहब, ये था आज का प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया, टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।